हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पूर्व क्लास में मैंने आपको बताया कि लेखिका हिमालय के सौंदर्य को देखकर कितनी मोहित हो जाती है, कितनी प्रसन्न होती है, लेकिन वहीं वो मनमोहक दृश्यों को देखते ही लेखिका कुछ आगे चलकर बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। दुखी क्यों होती है? वो वहाँ देखती है कि पहाड़ी स्त्रियाँ कितनी नाजुक और कोमल हैं और वो कोमल कोमल हाथों से भारी कुदाल और हथौड़ों से पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने में काम में लगी हुई हैं। इस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच जीने के लिए संघर्ष करते मनुष्य को देखकर लेखिका का मन दुखी हो जाता है। काम कराने वाले कर्मचारी से पता चलता है कि यह काम खतरों से भरा है। ठीक है, कितनी रिस्क लेकर यहाँ पर मजदूर लोग काम करते हैं, उसमें अनेक जानें जा चुकी हैं। ठीक है, वहाँ लेखिका को जब ये बात पता चलती है तो लेखिका पलामू और गुमला के लेखिका पलामू और गुमला के लेखिका को वहाँ के दृश्यों की याद आती है। वहाँ आदिवासी स्त्रियाँ पीठ पर बच्चों को बांधे पत्तों को इकट्ठे कर रही थी। उनके सूजे हुए पैर पर पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़े छाले। देखिए महिलाएं कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को कमर में पीछे बांधकर अपनी पहाड़ों पे चट्टानों पे काम कर रही हैं और अपने कोमल कोमल हाथों से, ठीक है, पत्थरों को तोड़ रही हैं, जिससे उनके हाथों पर छाले पड़ गए। एक ही कहानी बयां कर रही है। समाज में एक तरफ ऐशो आराम के सारे साधन उपलब्ध हैं तो दूसरी ओर अभाव, संघर्ष और आंसू। अब लेखिका बेटा ये सब देखकर दुखी हो जाती है और लेखिका को यह लगता है कि समाज में देखिए एक और कितनी समाज में देखो एक और लेखिका कहती है कितनी ऐश और आराम की लाइफ लोग जी रहे हैं और एक तरफ देखा जाए तो कितना अभाव, कितना संघर्ष, कितने आंसू हैं। अर्थात ये सब कार्य बेटा कोई भी इतना हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, अब बेचारे मजदूर लोग, कोमल कोमल महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं, कितना मतलब हार्ड कार्य कर रही हैं और साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले रखा है पेट में। तो लेखिका ये सब देख के समाज के दो वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग की तुलना कर रही है कि एक ऐसा वर्ग जो कितने ऐशो आराम की जीवन व्यतीत करता है, एक वो वर्ग जो कितना अभावों में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो लेखिका को ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है बेटा। तो इन सब बातों से ये भी पता चलता है कि जो लेखिका का हृदय है वो कितना कोमल है। ठीक है, दूसरों के दुख को देखकर कितना द्रवित हो रहा है। और इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए बेटा। दूसरे के दुख को देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे के दुख को देखकर हमें भी ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे ये दुख उसका नहीं, हमारा भी है। ठीक है तो लेखिका देखिए जब ये सब देखकर दुखी हो जाती है, ठीक है, तो के जो साथ वाले हैं वो उसे क्या कहते हैं लेखिका को, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के का प्रति संतुलन भी है। वेस्ट एट रिपेयरिंग, ये कितना कम देकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। देखिए और भी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते आ गए वहाँ, लेखिका कह रही है। ठीक है, उन्होंने मुझे गमगीन देखा, गमगीन और चिंता में देखा, चेहरे पर उदासी देखी, मुस्कुराहट नहीं देखी, खुशी नहीं देखी। तो वो साथी लोग समझ गए कि क्या हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। देखिए बेटा इस लाइन में ये तो मेरे
ये मेरे देश की आम जनता है। तभी तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो हमारे देश में गरीबी हर जगह है, ऐसे लोग तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप इतनी दूर आई हैं, इन पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किसने कहा उसे? लेखिका को ये बात किसने कही? मणि और जितेन ने। तो देखिए लेखिका क्या कह रही है, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। लेखिका कह रही है कि देखिए ये समाज का वो वर्ग है जो समाज से कितना कम लेकर कितना अधिक लौटा देते हैं। अर्थात इन्हें दिन भर ये कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद देखिए इतना मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें कितना कम मिलता है। ठीक है, उस अनुसार इन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि क्या कहा गया, इसलिए कि कितना कम देकर ये कितना अधिक समाज को देती हैं। सॉरी, मैं लेखक बोल रही थी बेटा, लेखिका मधु कांकरिया। ठीक है, अभी मैंने पूर्व क्लास को पढ़ाया तो लेखक वो माइंड में लेखक चल रहा था। ठीक है बेटा, लेखिका है इस पाठ की मधु कांकरिया। ठीक है, तो लेखिका क्या कह रही है, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। देखिए लेखिका क्या कह रही है, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक देती हैं। ठीक है, कितना कम लेकर अर्थात कितनी मेहनत करते हैं और उनके बदले इन्हें कितना कम मिलता है। ठीक है, तो लेखिका को ये सब देख के बहुत दुख होता है। ठीक है, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन का लहरा उठा था और सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार, देखिए पेज संख्या 23, हम लगातार ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि हम हर मोड़ पर हेयर पिन वेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन वेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। लेखिका क्या कह रही है, लायुंग के पड़ाव पर लेखक की जीप आगे बढ़ी और मार्ग में लेखिका ने बहुत से बच्चों को स्कूल से लौटते देखा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे। इन बच्चों के स्कूल पहुंचने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता था। अब रास्ते सकरे और खतरनाक हो चले थे। एक जगह नरभक्षी जानवरों से सावधान रहने की चेतावनी लगी थी, लेकिन लेखिका को तो वहाँ याक ही दिखाई दिए। रास्ते में गाय चराकर लौटती औरतें और चाय बागानों में पत्तियां चुनती स्त्रियों को देखते हुए लेखिका लायुंग नामक छोटी बस्ती में जा पहुंची। सभी को वहीं रात्रि विश्राम करना था। ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी दी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गाय को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ। उतरती संध्या में जीप
अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। ठीक है। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम में दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा से कुछ इस कदर इंद्रधनुषी घटा बिखेरे रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। देखिए, लेखिका ने जब वहाँ देखा तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। लेखिका क्या कह रही है? मेरे लिए वो सौंदर्य बहुत ही असहाय था। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर, जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे। लेखिका क्या करिए? तिस्ता नदी के किनारे तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। कौन कह रहा है? ये लेखिका। बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता से मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति से हमारी पीढ़ी में प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षय अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। कौन कह रहा है? ये लेखिका। लेखिका कौन है बेटा? मधु कांकरिया। ठीक है। देखिए, वो वहाँ के सौंदर्य को देखकर लेखिका ने क्या कहा कि हमारा तिस्ता नदी के किनारे पत्थर पर बैठे, वहाँ वातावरण में शांति छाई हुई थी। शाम ढल रही थी, मंद मंद वायु चल रही थी। ठीक है। पौधे हिल रहे थे। नदी की कलकल ध्वनि के साथ मंदिरों में बजती हुई घंटियां और अंजलि भर ली और मन ही मन प्रार्थना की उसके मन की सारी मलिनताएं उस धारा के साथ बह जाएं। लकड़ी के बने छोटे से विश्राम गृह में जितेन गाने की तेज आवाज पर नाचने लगा और धीरे धीरे सारे यात्री उसके साथ घेरा बनाकर नाचने लगे। लायुंग की सुबह शांत और सुंदर थी। लेखिका अकेली टहलने के लिए निकली। उसे वहाँ बर्फ देखने की बहुत ज़्यादा उत्कंठा थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। वहाँ एक सिक्किम युवक ने उसे बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ गिरना कम होता आ रहा है। ठीक है। उसने कहा कि बर्फ देखनी है तो कटाव पहुँचो। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जो जगह है बेटा, उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को क्यों कहा जाता है, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है बेटा। अब तक हमने ये जो पढ़ा इसे आप अच्छे से पढ़ना, बुक से रीडिंग लगाना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके। अब ये नेक्स्ट आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगी कटाव के बारे में। कटाव को क्या कहा गया है? कटाव शहर के बारे में क्या कहा गया है कि कटाव की जो सुंदरता है वो किसके समान है? किसके जैसा बताया कटाव को? स्विट्जरलैंड के समान। ठीक है।
लेखिका ने कटाव के सौंदर्य को किसके समान बताया? स्विट्जरलैंड के समान। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको ये समझाऊंगी कटाव के बारे में। ठीक है, कि कटाव को स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है, ऐसा क्या है वहाँ, ठीक है, जिसके कारण कटाव को स्विट्जरलैंड कहा गया है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। जितना पढ़ाया है इसे आप रीड कर लेना अपने। ओके, थैंक यू।